फ्री में दे सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो इसमें हमने पॉइंट पढ़ना है दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन जो है दैट इज बेसिकली अ पर्सन मींस एक कंपनी मींस हम जब बिजनेस करेंगे तो मे बी वी विल वंस वी स्टार्ट द बिजनेस वी मे स्टार्ट विद जस्ट वन स्टेट। हम अपना बिजनेस जो है वो हो सकता है एचपी या हो सकता है पंजाब से शुरू करें, बट जब हम ग्रो कर जाएंगे या ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका तो बिजनेस हर एक स्टेट के अंदर है। जैसे हमने एग्जांपल जो है वो पिछली क्लास में लिया था, इट वाज रिलेटेड टू नेस्ले। तो नेस्ले का बिजनेस तो पूरी इंडिया में है, रादर ग्लोबली फैली हुई कंपनी है नेस्ले तो। अब नेस्ले जब ग्लोबली फैली हुई है तो हम वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू इंडिया, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो नेस्ले का जो बिजनेस है दैट इज देयर इन पंजाब, दैट इज देयर इन दिल्ली, दैट इज देयर इन हरियाणा, तीनों स्टेट्स में है, दैट इज देयर इन एचपी मींस और बड़ी सारी स्टेट्स के अंदर जो है वो है। अब जब ये पंजाब दिल्ली हरियाणा हिमाचल में हैं तो दे विल रजिस्टर एवरीवेयर, दे विल रजिस्टर एवरीवेयर। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हर स्टेट की अलग लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी हर एक स्टेट की अलग? क्योंकि यहाँ इसको जो है रजिस्ट्रेशन में क्या क्या नंबर लेने होते हैं। एक तो आईजीएसटी नंबर लेना है, आईजीएसटी नंबर कॉमन हो जाएगा सारी स्टेट्स का। सीजीएसटी नंबर लेना है, वो भी कॉमन हो जाएगा सारी स्टेट्स का, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन। और तीसरा क्या नंबर लेना है, इसको एक एसजीएसटी नंबर भी लेना है। एसजीएसटी नंबर जो है वो हर स्टेट का यूनिक होगा, यूनिक होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि जो एसजीएसटी नंबर है हर स्टेट का डिस्टिंक्ट होगा। अब जब एसजीएसटी नंबर हर एक स्टेट का डिस्टिंक्ट है तो ये जो पर्सन है, ये नेस्ले जो है, नेस्ले विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, नेस्ले विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन जब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांजैक्शन बिटवीन नेस्ले पंजाब एंड नेस्ले दिल्ली। नेस्ले पंजाब जो है फैक्ट्री कहाँ है, पंजाब में है, दिल्ली में तो फैक्ट्री है नहीं। बट ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में सामान नहीं बिकता, दिल्ली में लोग मैगी नहीं खाते, ऐसा थोड़ी ना है। तो मैगी बनेगी पंजाब में, मैन्युफैक्चर जो है वो मोगा में होएगी। पंजाब में मोगा में फैक्ट्री है नेस्ले की, तो मोगा में जो है वो मैगी बनेगी, मैन्युफैक्चर होएगी और अल्टीमेटली दिल्ली में बेचने के लिए ये भेज देंगे। दिस विल बी ट्रांसफर्ड। ये जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर जो है ये स्टॉक ट्रांसफर कहलाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक ट्रांसफर, की स्टॉक जो है वो उठा के हमने, स्टॉक विल बी ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। कि दिल्ली में इनका सेल्स ऑफिस होएगा एक नेस्ले का, वो अपने सेल्स ऑफिस में सामान भेज देंगे कि ये लो भाई, ये 50,000 मैगी के पैकेट ट्रक में डालो और मोगा से इसको जो है वो दिल्ली पहुंचा दो, वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे। अब जब ये दिल्ली में ट्रांसफर होगा, दिस विल बी अ केस ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या था, मतलब हमने जो है वो अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना कि सप्लाई में क्या क्या आ जाता है। तो सप्लाई में सेल, सेल के बाद आपका जो है ट्रांसफर भी था। तो ये ट्रांसफर जो है दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अब ये सप्लाई मानी जाएगी। सेल के साथ सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, ये सब के सब सप्लाई है। तो ये जो ट्रांसफर हुई है दैट हैज हैपेंड बिटवीन नेस्ले पंजाब एंड नेस्ले दिल्ली। ये दोनों पर्सन्स जो हैं ये सबसे पहले तो दे विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ये दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। अब नेस्ले दिल्ली से, नेस्ले पंजाब से नेस्ले दिल्ली जो सामान पहुंचा है, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर। ये एसेट स्टॉक जो है ये ट्रांसफर माना जाएगा कि ये स्टॉक था एंड दिस स्टॉक हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। अब जब पंजाब से दिल्ली स्टॉक ट्रांसफर हो गया और ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। कंसिडरेशन नहीं है, जब पंजाब का नेस्ले दिल्ली के नेस्ले को सामान भेज रहा है तो वो उसको पेमेंट नहीं करेगा, दैट विल जस्ट बी ए केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर, क्योंकि दोनों एक ही तो एंटिटीज हैं।
दोनों का इनकम टैक्स के लिए तो एक ही नाम है, दोनों कंपनीज जो हैं वो नेस्ले इंडिया लिमिटेड के अंदर ही आते हैं। नेस्ले पंजाब और नेस्ले दिल्ली दोनों एक ही के अंदर आते हैं। और जो ये कंसिडरेशन है कोई बेनी होनी कोई इसमें जो है, जो हमने बात करी कि 50,000 मैगी के पैकेट गए तो बिना किसी कंसिडरेशन के गए, मगर जीएसटी इसके ऊपर जो है वो इमीडिएटली आ जाएगा। तो 50,000 मैगी के यूनिट्स, 50,000 मैगी एट द प्राइस ऑफ से ₹10, तो इसका मतलब हो गया 5 लाख रुपए। इसके ऊपर 28% का अगर जीएसटी लगता है तो 28% जीएसटी ऑन 5 लाख कितना हो गया बच्चे? ₹1,40,000 का जीएसटी इमीडिएटली जो है वो पंजाब वाला जो है, पंजाब नेस्ले है, वो जमा करा देगा। और वो जमा कैसे कराएगा? वो जमा कराएगा एज आईजीएसटी। आईजीएसटी का 1,40,000 रुपए 5 लाख की ट्रांसफर करने पर जमा करा। इतना सन्नाटा क्यों हो गया? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। अब जब दिल्ली वाला जो है जब इसको बेचेगा तो क्या करेगा? व्हेन दिल्ली वाली पार्टी, दिल्ली नेस्ले जो है, दिल्ली नेस्ले इसे बेचेगी ना बेटा। दिल्ली Yes, नेस्ले sir. विल सेल इट, दिल्ली नेस्ले विल सेल इट। और दिल्ली नेस्ले जो है वो इसको बेचती है एट द प्राइस ऑफ ₹10 ओनली, 10 रुपए के हिसाब से ही बेचती है कि ये जो 10 रुपए की मैगी जो है वो लेते जाओ, जिसको जिसको लेनी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेगी या अपने रिटेलर्स को बेचेगी। हम इसके प्राइस की वैल्यू एडिशन खत्म कर रहे हैं चीजों को सिंपल सा समझने के लिए। तो रिटेलर्स को जो है वो बेचेगी। तो इसने अगर अपना हाफ स्टॉक बेच दिया, मान लो जिस दिन उसके पास पहुंचा उसी दिन इसने आधा स्टॉक जो है वो बेच दिया। इसके पास डिलीवरी पहुंची थी से ऑन 27 फरवरी, 27 फरवरी को इसके पास डिलीवरी पहुंची थी। इसने 28 फरवरी को ही 2.5 लाख रुपए की जो है वो इनवॉइसिंग कर दी। जब इसने 2.5 लाख रुपए की इनवॉइसिंग कर दी होगी तो इसको क्या होगा? 2.5 लाख रुपए की ऊपर जीएसटी कितना बन जाएगा इसका? 70,000 रुपए का जीएसटी बन जाएगा। वेरी गुड। Yes, तो वो जो sir. 70,000 रुपए का जीएसटी है वो ये गवर्नमेंट मतलब इन अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 70,000 रुपए कलेक्ट कर लेगी। 70,000 Yes, कलेक्ट sir. करने के बाद क्या करेंगे ये? अगला दिन मार्च आ गया 28 फरवरी के बाद, तो ये 70,000 रुपए अब गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। 70,000 No, रुपए का sir. जीएसटी क्या करेंगे उसका? ये 70,000 रुपए का 70 मतलब ये दिखाएंगे ना कि 2.5 लाख रुपए की सेल करी इन्होंने, और 2.5 लाख रुपए की सेल के ऊपर दिखाएंगे कि 70,000 रुपए का जीएसटी है जो इन्होंने कलेक्ट करा है। अब वो जीएसटी जब कलेक्ट करा है तो ये क्या करेंगे? उसको जमा ना करा के क्या करेंगे? आईटीसी लेंगे ये। Input tax credit. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जो इनके पास पड़ा हुआ है 1,40,000 रुपए का, उसमें से 70,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम दिखा देंगे। 70,000 रुपए जब बाद में सेल होगी तब दिखाएंगे। और यहाँ पर ये टैक्स जीरो ही दिखाएंगे कि कोई जमा नहीं कराना है हमने, एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाए। तो ये जो सेल थी, ये जो ट्रांजेक्शन हुई थी हमारी, द ट्रांजेक्शन बिटवीन the transaction that was there between पंजाब एंड दिल्ली, ये वाली ट्रांजेक्शन जो थी इट वाज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। और वो डिस्टिंक्ट पर्संस की जो ट्रांजेक्शन थी उसकी वजह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिसिपिएंट को मिल जाएगा। जो भी पार्टी उसमें से रिसीव कर रही थी गुड्स उसको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और वो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर लेगी। तो दिस इज द होल स्टोरी। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 25।
सेक्शन 15 में क्या डिफाइन कर रहे थे हम? सेक्शन 15 में हम डिफाइन कर रहे थे रिलेटेड पर्सन, सेक्शन 25 में हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन. सो and it is fundamental aspect of how GST applies to business with multiple locations. और ये जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये क्लियर कर रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस पे जो बिजनेस है उनमें हम आपस में जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं और उसका आईटीसी कैसे लेते हैं. So this section states that a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state, अब इसको जो है वो वन स्टेट में ही मान लेते हैं, मींस एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल स्टेट्स हैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इज टू बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन. मींस एक स्टेट में भी हो सकता है कोई मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले ले, और हो सकता है कि एक स्टेट में अगर वो दो स्टेट्स में काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी दो रजिस्ट्रेशंस तो होंगी. डिस्टिंक्ट पर्सन कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही आपने दो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस ली हुई है. एक रजिस्ट्रेशन आपने ली हुई है कि मेरा रेस्टोरेंट है, और दूसरी आपने ली हुई है कि मेरे रेस्टोरेंट के साथ साथ मैं रिटेलर भी. रेस्टोरेंट है तो आपने वो 5% वाली ली हुई है कि 5% जीएसटी देंगे, और रिटेलर है तो आपकी जो रिटेलर की रजिस्ट्रेशन है वो है. तो आपके दो वर्टिकल अलग अलग हैं तो भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं. अगर आप दो वर्टिकल अलग अलग रख के दो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं, मींस आप दिल्ली में ही अपने दूसरी पार्टी को माल दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट विल बी ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्संस. और अगर आप दिल्ली, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड हर जगह हैं तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन है ही हैं. मींस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडिया की हैं वो सब डिस्टिंक्ट पर्संस तो इस कैटेगरी में आई जाएंगी, चाहे वो एमआरएफ लिमिटेड हो, चाहे वो अपोलो टायर्स लिमिटेड हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, क्योंकि इनकी फैक्ट्री एक जगह है, इन्होंने सामान उस फैक्ट्री से निकाल के 10 जगह बेचना. और this means that even if the business has a single PAN, इन सबका पैन एक होगा. मींस एक सिंगल पैन के ऊपर इन्होंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ली होंगी. पैन क्या होता है? पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल टॉक अबाउट पैन. आपको जब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी होगी तो आपको पैन देना होता है. पैन के साथ आप इंडिविजुअल हैं तो आधार देना होता है. तो आप सिंगल पैन के साथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं. वो जो सिंगल पैन के साथ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेंगे दैट विल मेक यू डिस्टिंक्ट पर्सन. Each separate GST registration it holds is considered a distinct person. This applies to a business having its head office in one state and branch offices in any other state. Since they have separate GST registrations in each state, they are considered distinct person. क्योंकि उनका हर एक जगह पर अलग हर एक स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन है, इसलिए वो distinct person कहलाते हैं. A person that has multiple business verticals within the same state, एक ही स्टेट में अगर अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, and it has opted for separate registration, उसने कई registrations के लिए opt किया है, in such case also for each vertical it will have a separate registration and it will be considered as a distinct person. means वो distinct person माना जाएगा. जैसे मींस अगर हम देख लेते हैं, कभी पहले बिग बाजार होते थे तो बिग बाजार जो है वो एक तो रिटेलर होता था, साथ में उसने अंदर रेस्टोरेंट सर्विसेज भी बनाई होती थी, तो उसने दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ली होती थी. एक रजिस्ट्रेशन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, एक सर्विसेज जो है एज ए रिटेलर के लिए, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता. This section specifies that if a person has establishment in one state and other establishment in a different state, these two establishments are to be treated as establishments of distinct persons. ठीक है जी, ये अगेन वही बात रिपीट कर रहे हैं हम. आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे, एक बार पढ़ लेना, दो बार लिखा है दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा. एक बार लिखा है एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सर, एक हाँ जी सर जैसे आपने बोला कि अलग अलग स्टेट में रजिस्टर अलग अलग किया होता है उन्होंने, एक ही पर्सन ने बिजनेस, ऐसा सर? हाँ जी बिल्कुल, हर एक को अलग तो अलग सर करना ये पड़ता है मतलब क्योंकि एसजीएसटी यूनिक होता है ना बेटा, इसलिए ये चीज बताई थी ना अभी. जो हाँ, यस जो स्टेट है उसकी स्टेट जीएसटी सबकी अलग अलग होगी ना. पंजाब का यस सर. एसजीएसटी अलग होगा, हिमाचल का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, इसलिए अदरवाइज ना कर दे. सर
यस सर, तो फिर सर मतलब भी ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो, जैसे हाँ, बिजनेस प्रोडक्ट किसी सेम ही एक ही होगा, चीज पे हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट सेम ही होगा। नेस्ले वाला जो दोनों जगह मैगी ही बेच रहा है, पंजाब में मैगी यस बन सर। रही है। नेस्ले की फैक्ट्री जो है, दिस इज अ केस ऑफ फैक्ट्री जो है नेस्ले की तालीवाल में है। तालीवाल एक जगह है हिमाचल यस। में जहां नेस्ले की फैक्ट्री है, यस सर। वहां पे वो मैगी बनाते हैं। यस सर। मैगी मोगा में भी बनती है, यस सर। मैगी तालीवाल में भी बनती यस है। सर। अब यहाँ पे जो तालीवाल में जो फैक्ट्री से जो वो जब बेचेगा तो वो दिल्ली भेजेगा, मैगी ही भेजेगा अपनी। ओके सर। मतलब दिल्ली में कोई फैक्ट्री नहीं है ना, दिल्ली में किसी भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री नहीं है। सर प्रोडक्ट अलग भी हो सकता है एक ही पर्सन ने अगर बिजनेस किया तो, या प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा नहीं, प्रोडक्ट मैं जैसे वो समझा नहीं, इस आपने बोला। बात को जरा दोबारा बोलो, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ जैसे बोलो। जैसे सर आपने बताया कि मतलब कि भी कोई भी बिजनेस है वो अलग स्टेट में वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाता है, हम्म। अलग मतलब। तो सर क्या वो एक ही पर्सन एक जगह पर अलग बिजनेस कर रहा है, दूसरी जगह पर अलग, वो चीज अलग अलग हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेती है, बट कोई एक ऐसा ओके होता है सर। जो कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही रजिस्टर कराऊंगा, दूसरे प्रोडक्ट के लिए मैं अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा। वो अपने बिजनेस को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात होती है। नॉर्मली लोग नहीं ओके करते सर। हैं, जनरली एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ही होती है। मगर आप एक स्टेट में भी दो तीन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज के लिए, तो भी वो बंदा जो है वो उस केस में भी डिस्टिंक्ट ही कहलाएगा। मींस आप जो है, मींस जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, सिंगल रजिस्ट्रेशन। बट सिंगल रजिस्ट्रेशन जो है आपकी इन वन स्टेट रहेगी, एक स्टेट है तो वहां पे सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगी। आपकी पंजाब में एक रजिस्ट्रेशन है, दूसरी आपकी हरियाणा में दूसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि एसजीएसटी अलग अलग ओके सर। है। हर एक थैंक यू को सर। एसजीएसटी की भी रजिस्ट्रेशन करानी है ना, तो वो एक स्टेट की एक ही रहेगी। अब अगर कोई कहे कि मैंने, मतलब जैसे नेस्ले ही है, तो नेस्ले मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। नेस्ले जो है वो एक तरफ बनाता है आपका मैगी, दूसरी तरफ नेस्ले जो है वो बनाता है आपका बेबी फूड। बेबी फूड भी आते हैं ना नेस्ले के, तो ये दोनों के लिए वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ही करा लेता है जीएसटी की, कि यार ये दोनों प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, बेबी फूड भी बेचूंगा और इसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैं मैगी भी बेचूंगा। अब वो सिंगल रजिस्ट्रेशन पंजाब के लिए है, वही सिंगल रजिस्ट्रेशन अलग से एचपी के लिए अलग हो जाएगी। फिर वो जो अब हरियाणा में जाएगा तो हरियाणा के लिए अलग हो जाएगी, तमिलनाडु के लिए अलग हो जाएगी। अब अगर वो कहे कि मैं मैगी के लिए अलग करूंगा और बेबी फूड के लिए अलग कराऊंगा, तो हर एक स्टेट में दो दो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेंगी, वो उसकी चॉइस है। और ज्यादातर कंपनीज जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट का। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ ट्रैक्टर के भी टायर बनाता है, ट्रक के भी टायर बनाता है, बस के भी टायर बनाता है, स्कूटर के भी बनाता है, मोटरसाइकिल के भी बनाता है, जो एनिमल ड्रिवन व्हीकल है उसके भी टायर बनाता है। तो वो अपने आप को दिखाता है कि मैं टायर कंपनी हूँ, टायर मैन्युफैक्चरर हूँ, टायर सेलर हूँ। तो वो टायर की रजिस्ट्रेशन कराता है, टायर ट्यूब फ्लैप्स तीनों की रजिस्ट्रेशन कराता है। उसके साथ साथ वो ट्रेड की भी कराता है कि मैं ट्रेड भी बेचूंगा, खाली जो है वो जो रबर सोल जो चढ़ता है टायर के ऊपर, वो भी वो उसी में एक ही रजिस्ट्रेशन में सबकी करा देता ओके सर। है। अब जैसे ये टालीवाल वाला जो है केस, मींस फैक्ट्री टालीवाल में है नेस्ले की। अब ये जो है वो कर क्या रहा है, इट ट्रांजैक्ट्स विद डिस्टिंक्ट पर्सन सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो यहाँ जब उसका सेल्स डिपो है वो रोहतक में है, तो ये टालीवाल से जो सामान है जब रोहतक जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। जैसे इसने अगर 10 लाख रुपए की ट्रांसफर करी, और 10 लाख रुपए की ट्रांसफर के ऊपर अगर 28% के हिसाब से जीएसटी लगता है, तो 2,80,000 रुपए का जीएसटी जो है वो इमीडिएटली इस स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर ही जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। 2,80,000 का जीएसटी नेस्ले एचपी जो है
वो एचपी गवर्नमेंट के साथ एचपी जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। एचपी जीएसटी डिपार्टमेंट में जैसे ही ये जमा होगा, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी की फॉर्म में जमा हो जाएगा ये। अब ये जब आईजीएसटी की फॉर्म में जमा होगा तो ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब जैसे ही ये सेल अब हिमाचल हरियाणा में होएगी, तो जब भी ये सेल होएगी इस 10 लाख रुपए वाले प्रोडक्ट्स की, तो वो इमीडिएटली इस 2,80,000 रुपए का जो जीएसटी आईजीएसटी जमा हुआ है, 1,40,000 रुपए इमीडिएटली एज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, जो हमने पीछे पढ़ा, राइट। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो। अब फैक्ट्री टालीवाल में है, हिमाचल में है। अब जब ये गुड्स जो हैं ये जाएंगे, ट्रांसफर हो रहे हैं, अब भी ये गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ये ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं? ये ट्रांसफर हो रहे हैं टू सेल्स डिपो इन शिमला। ये शिमला में ट्रांसफर हो रहे हैं। टालीवाल और शिमला एक ही स्टेट में है। और ये जो है ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है यानी कि विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है। अब विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है तो ये किसको हो रहा है? जो टालीवाल में नेस्ले है और जो शिमला में नेस्ले है, दे आर हैविंग वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। इनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं है। जैसे ये टालीवाल वाले की और रोहतक वाले की जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग थी, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन थे। जो टालीवाल में है और जो शिमला में है, इन दोनों की सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। मींस वो सेम पर्सन है, वो अपनी लेफ्ट पॉकेट से सामान निकाल के राइट पॉकेट में भेज रहा है। तो लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट हो रही है, इसलिए यहां पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां इस ट्रांसफर में नो जीएसटी, बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन विद ऑफ द सेम पर्सन। इट इज जस्ट अ स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम मी टू मी। और यहां पर जो स्टॉक ट्रांसफर है दैट इज फ्रॉम मी टू एन अदर पर्सन देयर इन रोहतक। ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये डिस्टिंक्ट है और ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया? हेलो सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन यस क्यों नहीं है? सर। फैक्ट्री तो तालीवाल, तो सेल डिपो शिमला वाला धालीवाल कहाँ है? पंजाब। धालीवाल हिमाचल में। सर। तालीवाल हिमाचल है, धालीवाल नहीं है, तालीवाल है। ओके सर, ओके सर। इट्स तालीवाल, तालीवाल इज इन हिमाचल। ओके सर। एचपी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर ज्योग्राफी नहीं भी आती तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात की डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये डिस्टिंक्ट ना हो के सेम पर्सन हो जाएगा, और सेम पर्सन है तो वहां सेम पर्सन के लिए शेड्यूल 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए लिखा हुआ है, रिलेटेड पर्सन के लिए लिखा हुआ, सेम पर्सन के लिए नहीं लिखा हुआ। हमने जो है वो चुपचाप से स्टैट्यूट फॉलो करना है। अब हमारे को जो स्टैट्यूट है वो कहां पर ले गया वापस? ये 2 नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट शायद इतना बड़ा नहीं है, फिर भी हम आ जाते हैं। एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। आप अपनी एजेंसी बना सकते हो। एजेंसी भी हम जो है वो पढ़ेंगे आगे चल के, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ ही एजेंसी भी आती है, वो भी हमने पढ़नी है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो है हम अपना एक कोई पुराना कंसेप्ट याद कर लेते हैं 11th क्लास का। आपको याद होगा उसमें कंसाइनमेंट एजेंट होते थे, पढ़ा है कंसाइनमेंट एजेंट? यस सर। तो ये एजेंट होता है वो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील कर रहा है। मींस आपकी आगे एजेंसी बनाई हुई है। मींस आप मान लेते हैं प्रिंसिपल हैं और आपका एक एजेंट है जिसको आप गुड्स जो है बेच देते हो कि ले भाई मेरे गुड्स जो हैं तेरे पास आ रहे हैं, तू जब बेच लेगा इसको तो तब मैं सेल मानूंगा कि मेरी हुई है। मींस जब एजेंट जो है वो सेल करेगा उस टाइम पे प्रिंसिपल जो है वो अपनी सेल रिकॉग्नाइज करेगा।
जब प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को भेजे तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, और जब एजेंट ने आगे कस्टमर को गुड्स बेच दिए तो सेल हुई, वो सेल तब एजेंट की भी हो गई, और प्रिंसिपल भी उसको रिकॉग्नाइज सेल तभी करता है जब एजेंट जो है वो सेल कर देता है। यहां पर जो है वो जीएसटी इसमें डिस्टिंक्शन बना के बैठ गया है, कह रहे भाई अगर प्रिंसिपल ने एजेंट्स को गुड्स ट्रांसफर किए हैं, मुझे नहीं मतलब इस बात से कि यहाँ ये केस ट्रांसफर का है या सेल का है, मैं इसको सेल ही मानूंगा, मैं यहाँ पर इसको थर्ड पॉइंट मान लूंगा। बड़ा सिंपल सा कि भाई ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू इट्स एजेंट हुआ है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ कंसिडरेशन नहीं गई है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी जमा करा दो, इट इज अ केस ऑफ सप्लाई। वो सिर्फ इतनी सी बात है। हेलो, ठीक है बच्चे, ये वाला पॉइंट जो है जितना ये लंबा था ऊपर सेकंड वाला पॉइंट उतना ही छोटा है, बस ये दो तरफा बात कर रहा है कि तुम प्रिंसिपल और एजेंट होगे, मान ली तुम्हारी बात, तुम प्रिंसिपल एजेंट हो, तुम्हारी ये भी बात मान ली कि जो प्रिंसिपल है वो सेल कब दिखाता है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, जब एजेंट जो है वो कस्टमर को माल बेच देता है तब वो दिखाता है, ये बात भी तुम्हारी मान ली। बट हमारे केस में जीएसटी के परव्यू से सप्लाई कब मानी जाएगी, जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर कर दिया स्टॉक, इमीडिएट सप्लाई मान ली जाएगी, चाहे वो विद इन दी सेम स्टेट बैठा हुआ है एजेंट या आउटसाइड दी स्टेट बैठा हुआ है। दिल्ली का एजेंट मतलब दिल्ली का प्रिंसिपल है, बॉम्बे में उसका एजेंट है, तब तो ये स्टॉक ट्रांसफर वैसे ही मान लेता, तब तो तुम अपने आप डिस्टिंक्ट पर्सन मान के भी मान लेते हो, तो प्रिंसिपल एजेंट में भी मान लोगे। बट ये पता चलता है कि ये दिल्ली के एक कोने में बैठा हुआ है, एजेंट भी उसका दिल्ली में ही बैठा हुआ है कहीं और पे, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। मींस जैसे आप जो है नंगल में बैठे हुए हो, आपका प्रिंसिपल जो है वो चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, चंडीगढ़ से नंगल किसी ने सामान भेज दिया, even if it is a case of stock transfer between principal and the agent, still it will be considered as supply, वो सप्लाई मान ली जाएगी। सप्लाई मान ली तो यानी जीएसटी अप्लाई हो गई इमीडिएट जब जीएसटी जमा करा। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट दैट रिक्वायर्स ए क्लैरिटी हियर? सिर्फ इतना ही है डिस्कशन जो है इसका। चले आगे। यस सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अब अगर इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज, मींस आप एक टैक्सेबल पर्सन हो और आप जो है सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो और रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो, मींस आपका जो पर्सन है वो रिलेटेड है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने समझ लिया, अगली स्लाइड में लिखी हुई थी। और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर अपनी किसी एस्टेब्लिशमेंट से या किसी अपने रिलेटेड पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस के लिए अपनी कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, अगर उसके ऊपर कंसीडरेशन नहीं भी पे करी है, मींस इट शुड बी फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब अगर वो बिजनेस के लिए उसने ये सर्विसेज ली हैं, import of services by a taxable person from a related person or from any of its establishment outside India in the course or furtherance of business, अगर उस पे consideration नहीं भी है, still it will be taxable। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, एक ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ से समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी, जो अंग्रेजी में नहीं समझ में आता वो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इट सेज हियर, इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की पूरी डिटेल इसमें जो है वो डली हुई है हमारी। वो कह रहा है कि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी, अगर विद कंसिडरेशन करी, यानी कि दिस इज नॉट शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 नहीं है। शेड्यूल 1 कौन सा है? विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 होता है, ठीक है ना बच्चे? शेड्यूल 1 इज विदाउट कंसिडरेशन, तो शेड्यूल 1 में बाद में आते हैं, पहले विच इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 1, वो क्या कह रहा है? if it is with consideration, it is in the course of or furtherance of business, means आपके बिजनेस का ये हिस्सा है। दूसरा क्या है? वो कह रहा है दूसरा पर्सनल यूज के लिए है। दोनों ही केस में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आपके पर्सनल यूज के लिए था, आपने वो सर्विसेज खरीदी थी, सर्विस की पेमेंट करी है आपने, जैसे वो पर्सनल यूज के लिए बाल सफेद हो रहे थे तो उसकी हेल्प जो है हमने कनाडा से बैठ के ली है, उसको जो फीस दी है
दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। उसके ऊपर हमने जीएसटी जो है वो देना है। अब वो कैसे देना है वो आज से 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद का टॉपिक है, क्योंकि जो बंदा कनाडा में बैठा है उसको हम अगर जीएसटी दे देंगे तो वो कनाडा से बैठ के हिंदुस्तान में थोड़ा ना जमा कराएगा। तो वहां पर जो है वो कंसेप्ट हमारा आ जाएगा रिवर्स चार्ज का। वो रिवर्स चार्ज क्या है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते बात करेंगे उसके ऊपर, या उससे अगले हफ्ते बात करेंगे। तो रिवर्स चार्ज बाद में आ जाएगा। बट दूसरी तरफ जो है वो ट्रीटेड, मतलब दोनों ही केसेस में, अगर वो बिजनेस का हिस्सा है तो भी, अगर वो बिजनेस का नहीं हिस्सा है तो भी, अगर हमने उसकी पैसे दिए हैं, फ्री में नहीं लिए, तो इट इज केस ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई है। अब शेड्यूल 1 में सप्लाई क्या है वो चीज देख लेते हैं। इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का ही वो पार्ट है, मींस इट इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस, इट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, आपके वो रिलेटेड पर्सन से है, या किसी डिस्टिंक्ट पर्सन से है, मींस आपकी ही कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो है आपने विदेश में रखी हुई है, मींस इट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन। तो दोनों ही केसेस में, इफ इट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। इफ इट इज फ्रॉम एनी अदर पर्सन, मींस आपका है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट इट इज नॉट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और नॉट फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन, इट इज फ्रॉम सम अदर पर्सन एंड इट इज विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो, आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे हो, किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हो, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर वो पर्सनल यूज के लिए है तो वैसे ही हम उसको सप्लाई नहीं मान रहे थे, उसको सप्लाई मानने का कोई मतलब ही नहीं था, तो भी हमने उसे छोड़ दिया था। ठीक है जी, इज इट क्लियर? पर्सनल यस यूज के सर। लिए है तो वो सप्लाई है ही नहीं। ये टेबल हमने जो है वो पेपर से एक दिन पहले भी याद करके चले जाना है, सो एज दैट कि कहीं हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट कम्स शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आज हम शुरू कर लेते हैं, इसको हम खत्म जो है इसको और शेड्यूल 3 को नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। सो व्हाट इज शेड्यूल 2? शेड्यूल 2 हेल्प्स क्लैरिफाई द नेचर ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस। बेसिकली हमको ना एक